बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट कर रहे हैं हम आज अपना फर्स्ट लेक्चर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का। तो सबसे पहली चीज़ हमें जो पता होनी चाहिए कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या हैं, ये किस तरह से वर्क करते हैं और इनको किसके अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है। तो हमारे पास सबसे पहले उससे जानने से पहले हम थोड़ा सा माइक्रोब्स को पढ़ते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बहुत से बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी होते हैं और हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। और वो बेनिफिशियल इफेक्ट्स और हार्मफुल इफेक्ट ना सिर्फ ह्यूमंस के लिए बल्कि एनिमल्स और सराउंडिंग के लिए भी होते हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं एनिमल सराउंडिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को छोड़ के, तो हमारे पास जो सराउंडिंग में हमारे पास सॉइल फर्टिलिटी में भी हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बहुत से होते हैं जो कि हमारे पास इस सारे में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा उनकी बहुत से इफेक्ट्स ह्यूमंस के ऊपर भी हैं, एनिमल्स के ऊपर भी हैं और सराउंडिंग्स के ऊपर भी। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मल फ्लोरा जो होता है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है और वो उसको हम बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उनको बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं कि हमारी जो फूड होती है उसके अंदर वेरियस नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं जो कि हमारे पास सम टाइम जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं वो इनको यूटिलाइज करते हैं और इनकी मदद से वो क्या बनाते हैं, विटामिन, जो कि हमारे पास जो है उनके वो अपनी बॉडी से एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज कर रहे होते हैं और अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जबकि हमारी बॉडी इन विटामिन्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। दैट इज व्हाई दे आर बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हाउएवर हमारे पास कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनको हमारे पास बॉडी में डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो बहुत सी डिजीजेस काज कर रहे होते हैं। अब जो है हमारे पास इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारे पास जो डिस्ट्रॉय करना है ताकि हमारी बॉडी को प्रिवेंट किया जा सके फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस, तो उसके लिए हमारे पास वेराइटी ऑफ मेथड्स अवेलेबल हैं जो कि इनको यूज किए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं चॉइस ऑफ मेथड टू किल माइक्रोब्स डिपेंड्स अपॉन थ्री टाइप ऑफ थिंग्स। फर्स्ट इज टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकंड इज टाइप ऑफ माइक्रोब एंड थर्ड इज द नंबर ऑफ माइक्रोब्स। तो जब भी हम कोई मेथड यूज करेंगे वो इन तीन चीजों को मद्देनजर रखते हुए यूज करेंगे। क्यों? कि सबसे पहली चीज क्या है, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, आया वो लिविंग बॉडी है, आया वो नॉन लिविंग बॉडी है जिसके ऊपर माइक्रोब्स मौजूद हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तो हमारे पास टाइप ऑफ माइक्रोब बहुत ज्यादा मैटर करती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ तो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं और उनकी डिफरेंस की बेस जो है उनकी सेल वॉल है। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो ज्यादा टफ होते हैं डिस्ट्रॉय करना रादर देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास टाइप ऑफ माइक्रोब्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंटली मैटर करता है ताकि हमारे पास माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन सा तरीका यूज किया जाए। तो चॉइस ऑफ मेथड इस चीज इन दो चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा मैटर कर रहा होता है। तीसरी चीज होती है नंबर ऑफ माइक्रोब्स। नंबर ऑफ माइक्रोब्स के ऊपर सबसे ज्यादा इस वजह से एम्फेसिस किया जाता है कि हमारे पास समटाइम्स क्या होता है, डोज डिपेंडेंट होते हैं माइक्रोब्स। ठीक है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ माइक्रोब्स बहुत ज्यादा है तो वो हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डोज के या फिर टाइम के। ठीक है, इन दो चीजों, टाइम ऑफ एक्सपोजर हम इसको बोलते हैं, तो इन दो चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ माइक्रोब्स ज्यादा हैं तो हमारे पास डोज भी हमें ज्यादा यूज करनी पड़ेगी और उसके लिए टाइम ऑफ एक्सपोजर भी ज्यादा देना पड़ेगा। अगर हम नंबर ऑफ माइक्रोब्स कम है तो हमारे पास डोज और टाइम इसके अकॉर्डिंग कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको न्यू इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ माइक्रोब्स इतने ज्यादा नहीं होते, तो हमारे पास क्या होता है कि इसके अकॉर्डिंग हमारे पास डोज और उसका टाइम ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो डिसाइड किया जाता है। उसको अप्रोक्सीमेटली 1 वीक के ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर क्या उसका इन्फेक्शन बहुत पुराना हो, उसके बॉडी को डैमेज ज्यादा हो चुका है, उसकी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ माइक्रोब्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो उस के केस में हमारे पास डोज भी उसकी हैवी हो जाती है और उसका टाइम ऑफ एक्सपोजर भी ज्यादा रहता है। उसको अप टू 1 मंथ या 6 मंथ्स तक भी ट्रीटमेंट दी जाती है। तो ये तीन चीजें हमारे पास हमेशा चॉइस ऑफ मेथड को हमारे पास आल्टर कर रही होती है। हम लेटर ऑन इनको डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे कर रही होती हैं। तो यहाँ पे जो एजेंट्स हम यूज करते हैं जो कि हमारे पास यूज हो रहे हैं किसको किल करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उनको हम क्या बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। ठीक है, the term microbe refers to all microscopic organisms including bacteria। ठीक है, यहाँ पे वर्ड जो हमने यूज किया क्योंकि हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया, ना हमने बैक्टीरिया यूज किया, ना हमने वायरस यूज किया, तो यहाँ पे वर्ड माइक्रोब यूज किया। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास ये रेफर कर रहे हैं सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो माइक्रोस्कोपिक हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, वो भी डिजीजेस काज कर रहे हैं, वायरसेस हैं वो भी डिजीजेस काज कर रहे हैं, फंजाई, एलजी हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, ये सारे के सारे हमारे पास डिजीजेस काज कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड अ ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी दैट इज माइक्रोब्स। ठीक है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स की हम बात करते हैं तो हमारे पास
6 बेसिक टाइप आ जाती हैं जो कि हमारे पास डिजीज काजिंग एबिलिटी रखती हैं और ये नेकेड आई से दिखाई भी नहीं देती। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं जी बैक्टीरिया। दो तरह के होते हैं, गुड और बैड टाइप, जो मैं आपको बता चुका हूँ। सिंगल सेल होते हैं और ईट व्हाट्स अराउंड देम, ये हमेशा वो चीज खाते हैं जो इनके इर्द गिर्द मौजूद होती है, ठीक है। और इनको किल करने के लिए हमारे पास क्या चीज हमें यूटिलाइज करनी पड़ती है, एंटीबायोटिक्स यूज की जाती है जो कि इनको किल करते हैं, ठीक है। और सम टाइम विटामिन सी भी इनको किल करता है। विटामिन सी कैसे किल करता है? विटामिन सी बेसिकली आपके पास आपका इम्यून सिस्टम एनहांस करने का काम कर रहा होता है। जितना आपको बेटर आपकी बॉडी कंडीशन होगी विद द रिस्पेक्टिव टू द विटामिन सी, उतना बेटर आपका इम्यून सिस्टम होगा और उतना इजीली आपका इम्यून सिस्टम जो है बैक्टीरिया को किल कर सकता है। वायरसेस की बात करते हैं तो ये ओनली बेड होते हैं, मगर क्योंकि ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं तो इस वजह से ये थोड़ा सा हमारे पास जो है कंट्रोल करने में और हमारे पास जो है प्रोग्रेशन के मामले में थोड़े से कंट्रोलेबल होते हैं, ठीक है। वायरसेस जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ बेड होते हैं, कभी भी आपको बेनिफिट नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल हम जैसे नॉर्मल फ्लोरा की बात करते हैं, वहाँ बैक्टीरिया ने आपकी बॉडी को लार्ज इंटेस्टाइन में जो है विटामिन प्रोड्यूस करके फायदा दिया है, मगर वायरसेस कभी भी ऐसा नहीं करते, ठीक है। दे आर ऑलवेज पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या है जी, कि ये जिस होस्ट में होंगे ये उससे फायदा तो लेंगे, मगर इन रिटर्न उसको कभी भी जो है फायदा नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ नुकसान देंगे। दे आर 100 टाइम्स स्मॉलर देन द बैक्टीरिया, ठीक है। ये 100 टाइम्स स्मॉलर होते हैं। मीन बैक्टीरिया को अगर आप नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, वायरसेस को देखने के लिए आपको नॉर्मल माइक्रोस्कोप से ज्यादा मैग्निफिकेशन पावर वाली माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। और अगेन विटामिन सी इसको किल करने में हेल्पफुल होता है। क्यों होता है उसकी मैं रीजन आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ये एनहांस कर रहा है आपका इम्यून सिस्टम। अगर हम फंजाई की बात कर रहे हैं तो फंजाई में मोल्ड आ गया, यीस्ट आ गया, ये आपके पास डिफरेंट डिजीजेस काज कर रही हैं। मोस्ट कॉमन डिजीज आपको ह्यूमंस में देख सकते हैं जिनमें एथलीट फुट आ जाता है, डैंड्रफ आ जाती है। तो ये सारी डिजीजेस फंजाई काज कर रही होती है। उसके अलावा जो है एलजी है जो कि हमारे पास टिनी प्लांट्स में डिजीज काज कर रही है। प्रोटोजवा आ जाते हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टी सेलुलर भी ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन अमीबा आ जाता है जो कि हमारे पास डिजीज काज कर रहे होते हैं। और लास्ट में आपके पास आर्किया आ जाता है जो कि हमारे पास सर्वाइव करते हैं इन एक्सट्रीम कंडीशंस, और इनको हमारे पास जो है एंशिएंट एंसेस्टर्स ऑफ बैक्टीरिया भी कहा जाता है। मगर क्यों? क्योंकि इनके अंदर एबिलिटी है एक्सट्रीम कंडीशंस में, मार्शियस में और दलदली इलाकों में रहने की या फिर लावा वाले एरिया में रहने की, दैट इज व्हाई दे आर टर्म्ड एज आर्किया। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास माइक्रोब्स कहाँ मौजूद होते हैं? तो माइक्रोब फूड सिस्टम में हर जगह मौजूद है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द सॉइल एनवायरनमेंट, दे आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स एनवायरनमेंट, क्योंकि ये प्लांट्स के ऊपर मौजूद है। एनिमल डिजीजेस काज कर रहे हैं, माइक्रोब्स जो हैं वो फूड के ऊपर मौजूद है। ह्यूमन एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, जहाँ पे हम रह रहे हैं इनसाइड ह्यूमंस मौजूद हैं और ह्यूमंस की डिजीजेस काज कर रहे हैं। फूड वेस्ट के अंदर भी मौजूद है, ठीक है। माइक्रोब्स जो हैं वो हमारे पास फूड के अंदर भी मौजूद हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये कैटल्स हैं, तो कैटल्स में एनिमल एनवायरनमेंट के अंदर भी मौजूद है, वो घास के ऊपर मौजूद है, वो उनकी इर्द गिर्द सराउंडिंग में मौजूद है, उनके डंक में मौजूद है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ये प्लांट्स में मौजूद है और प्लांट्स की डिजीजेस काज कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर सॉइल के अंदर ये मौजूद है। उसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एलजी सिंगल सेल एलजी के तौर पर मौजूद है। सी शेल फिश डिजीजेस काज कर रहे हैं, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी है और इवन के इन द एक्वेटिक एनिमल्स भी हैं। तो इससे हमें एक चीज पता चल गई है कि हमारी एनवायरनमेंट में कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जहाँ पे जो है माइक्रोब्स मौजूद ना हो। तो माइक्रोब्स हम कह सकते हैं कि हर जगह मौजूद हैं और डिजीज काज कर रहे हैं, या फिर वो हमारे पास नॉर्मल प्रोसेसेस को इंटरप्ट कर रहे हैं। तो अगर हम क्लासिफाई करें हमारे पास एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, जिनको हमने कहा जी ये वो एजेंट्स होते हैं जो कि डिजीज काजिंग बैक्टीरिया, डिजीज काजिंग माइक्रोब्स के अगेंस्ट हम यूज करते हैं, तो उनको हम 3 तरीकों से हम उनको किल कर सकते हैं। तो उन 3 तरीकों के अकॉर्डिंग हमारे पास एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को भी क्लासिफाई किया गया। फिजिकल एजेंट्स इनको कहते हैं, केमिकल एजेंट्स या एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। अगर हम बात करते हैं फिजिकल एजेंट्स की, तो दे आर मोस्ट कॉमन एंड इजीली अवेलेबल मेथड्स, ठीक है, ताकि कंट्रोल किए जा सके बैक्टीरियल और माइक्रोबियल ग्रोथ को, ठीक है। मोस्टली फिजिकल एजेंट्स आउटसाइड द बॉडी एक्ट कर रहे होते हैं, ये इनसाइड द बॉडी कभी भी एक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और इसी वजह से इनको के प्रोसेस को जो जिसमें ये किल करते हैं बैक्टीरिया को, उस प्रोसेस को हम जो है स्टेरिलाइजेशन कह रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल एजेंट्स जिसमें हमारे पास हीट है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, रेडिएशन है और फिल्ट्रेशन है, ये प्रोसेसेस यूज किए जाते हैं। आप कभी भी हीट जो है इनसाइड द बॉडी यूज नहीं करोगे। आप किसी भी जो है लिक्विड को, फॉर एग्जांपल वाटर को बॉईल करते हो, हीट करते हो, तो उसके अंदर से सारे के सारे बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली हीट इंक्रीज होने की वजह से किल हो जाते हैं। सेम विद द ऑस्मोटिक प्रेशर, रेडिएशन की मदद से किल किए जा सकते हैं, और फिल्ट्रेशन भी हमारे पास फिजिकल मेथड है जिसकी मदद से हम सारे के सारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को किल कर सकते हैं।
अगर हम बात करते हैं केमिकल एजेंट्स की, तो हमारे पास दे आर कॉमनली टर्म्ड एज डिसइंफेक्टेंट्स। हम फिजिकल एजेंट्स की अगर बात करते हैं तो दे आर प्रोसेस इज टर्म्ड एज स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो एजेंट्स हैं उनको हम डिसइंफेक्टेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। दे आर केमिकल एजेंट्स डिजाइन टू इनएक्टिवेट और डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स ऑन इनर्ट सर्फेसेज। इनर्ट सर्फेसेज क्या होती हैं? नॉन लिविंग सर्फेसेज होती हैं, ठीक है, जो कि इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। डिसइंफेक्टेंट डज नॉट नेसेसरली किल ऑल माइक्रोब्स, स्पेशली रेजिस्टेंट बैक्टीरियल स्पोर्स। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए कि आपके पास दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। आपके पास जो बैक्टीरिया हैं वो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है, और दूसरे नॉन स्पोर फॉर्मिंग भी होते हैं, ठीक है। तो ये स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया और नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया में डिफरेंस है। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपनी बॉडी के अगेंस्ट स्पोर की फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से ये जो है स्ट्रेसेस को या फिर एक्सटर्नल जो हमारे पास शॉक्स होते हैं उनको बेटर जो है कॉप कर सकते हैं, जबकि नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया इसको बियर नहीं कर सकते। तो हमारे पास केमिकल एजेंट्स जो हैं उनमें हमारे पास स्पेसिफिकली जो स्पोर फॉर्मिंग जो बैक्टीरिया हैं उनको किल करने की एबिलिटी नहीं होती डिसइंफेक्टेंट्स में, जबकि हमारे पास नॉन स्पोर फॉर्मिंग को वो इजीली कर देते हैं। यहाँ पे एक चीज कंपैरिजन में याद रखनी है कि जो फिजिकल एजेंट्स होते हैं वो इजीली किल कर सकते हैं हर चीज को, ठीक है। वो इजीली हमारे पास उनके सामने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आइदर दे आर स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, आइदर दे आर नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, दे आर किलिंग ईच एंड एवरीथिंग irrespective of their nature. While the disinfectants are those chemical agents, they are only effective against the non-spore forming bacteria instead of spore forming bacteria. They can kill spore forming bacteria, but with up to some extent. They act outside the body as well on the surface. जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास जितने भी बैक्टीरिया हैं, सॉरी केमिकल एजेंट्स हैं जो कि हमारे पास हमने बात की फिजिकल एजेंट्स की भी, वो भी आउटसाइड द बॉडी यूज हो रहे थे। केमिकल एजेंट्स हैं, डिसइंफेक्टेंट्स हैं, ये भी आउटसाइड द बॉडी यूज हो रहे हैं, ये इनसाइड द बॉडी यूज नहीं हो रहे। तो इससे हम एक चीज जो है कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास जो हैं केमिकल एजेंट्स हैं या फिर हमारे पास फिजिकल एजेंट्स हैं, ये तो आउटसाइड द बॉडी यूज हो रहे हैं। तो हमारे पास जो, अगर हम बात कर रहे थे एनिमल डिजीजेस की, प्लांट डिजीजेस की, ह्यूमन डिजीजेस की, तो हमारे पास वो डिजीज तो हमारी बॉडी के इनसाइड हो रही होती है। तो उनके केस में हम किस तरह से हमारे पास इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? तो हमारे पास एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो हैं वो इस केस में फिर यूज होती हैं, जो कि इनसाइड द बॉडी हमारे पास टारगेटिंग कर रही होती हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन दैट सप्रेस द ग्रोथ ऑफ और डिस्ट्रॉय आर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, फंजाई, हेलमिंथेस, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। तो हमारे पास एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो कि हमारे पास इनसाइड द बॉडी एक्ट कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जो है हमारे पास माइक्रोब, इनको मैं ओवरऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल रहा हूँ, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है आपको टारगेट करें, आपको कोई डिजीज काज करें, क्योंकि वो आपकी बॉडी के अंदर है, तो वहां पे आप ना तो फिजिकल एजेंट्स यूज कर सकते हो, ना आप केमिकल एजेंट्स यूज कर सकते हो, वहां आप स्पेसिफिकली एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स यूज कर सकते हो। क्यों? बिकॉज दे एक्ट इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इनसाइड द बॉडी जाके टारगेट करते हैं स्पेसिफिक माइक्रोब्स को और उनकी किलिंग करते हैं। मगर हमारे पास हर टाइप ऑफ माइक्रोब के लिए स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल ड्रग होगी। फॉर एग्जांपल, अगर बैक्टीरिया की बात करें तो एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स होंगी, एंटीबायोटिक्स होंगी। अगर हम वायरसेस की बात कर रहे हैं तो एंटीवायरल्स होंगी। अगर हम बात कर रहे हैं प्रोटोजोआ की, एंटी प्रोटोजोअल्स होंगी। फंजाई और एल्गी के एंटी फंगल, एंटी एल्गल ड्रग्स आ जाती हैं। तो स्पेसिफिकली हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होती हैं। तो हमारे पास इसी तरह से हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट, एंटीवायरल वायरसेस के अगेंस्ट, एंटीपैरासिटिक पैरासाइट्स के अगेंस्ट, और एंटी फंगल आपके पास फंगस के अगेंस्ट होती हैं। तो हमारे पास इसी तरह से हमारे पास एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स और एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स वर्क कर रहे होते हैं। तो आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर यहाँ तक ही था। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।